सत श्रीकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है लल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपको वीडियो दिखा रहा हूँ वो वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। लोग काफ़ी बोल रहे थे मेरे को लेकिन मैं इतनी जल्दी वीडियो पे रिएक्ट नहीं करता क्योंकि और वीडियोस भी होती हैं। लेकिन इसके लिए मेरे को 5-6 जगह से एकदम डिमांड आई और कई बंदे ने तो बार बार डिमांड की। हर वीडियो में वो मेरे को डीएम कर रहे थे कि भाई इस वीडियो पे जरूर आप रिएक्ट करो। तो मैंने ये वीडियो में आपको रियल में बता देता हूँ। मेरे को नहीं पता इस वीडियो में क्या है। मेरे को नहीं पता कि मैंने वीडियो एक बारी भी उसका कई मैं जो वीडियो आती है मोस्टली मैं 5-7 मिनट की पहले देख लेता हूँ कि इसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मैं अपने इंडिया के खिलाफ या कंट्रोवर्सी वाली ना हो। लेकिन जब मैंने देखा कि ये इतनी डिमांड आ रही है, इतनी डिमांड आ रही है, तो मैंने सोचा कि मैंने इसको देखना नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरे से डिमांड कर रहे हैं वो मेरे से सही काम करवा रहे हैं या गलत काम करवा रहे हैं, मैं उन पे ट्रस्ट करके ये वीडियो मैंने बिना देखे ये आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और इसका जो टाइटल है वो टाइटल है अपना साहिब्स हु नेवर लेफ्ट डॉक्यूमेंट्री। ये डॉक्यूमेंट्री पे ऊपर बनाई डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है। भारत का इतिहास जो पता नहीं होगा। अब मेरे को ये पता नहीं है इस वीडियो में लेफ्ट विंग की बात हो रही है, ज़्यादा राइट विंग की बात हो रही है, या पॉलिटिकल ए की हो रही है, या भारत के खिलाफ क्या हो रही है, या भारत के हक में हो रही है। लेकिन मेरा मोस्टली रहता है कि जो भारत के हक में चीज़ें हों, या भारत के लिए अच्छी हों, या बाहर हम इमेज अच्छी बना सकें, वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ। ये मैं फर्स्ट टाइम अपनी जितनी में आज तक मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाई हैं, फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैंने एक क्लिप बिना देखे हुए ये वीडियो मैं आपके लिए सीधा लेके आ रहा हूँ। और आपने रिएक्ट करना है, आपने बताना है। और मैं भी अपना एंड में अगर ये ठीक निकला तो मैं ऐसे फिर कई वीडियो में बना लिया करूंगा। फिर मेरे को फेथ हो जाएगा कि जो मेरे को रिकमेंड कर रहे हैं वो हमारे हक की वीडियो होती हैं, हमारे देश के लिए वीडियो होती हैं। अगर ये वीडियो में कुछ गड़बड़ निकली, वीडियो में रोकूंगा नहीं, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि यार जो ये चीज़ है रोक दी आपने, मैं नहीं करूंगा। मैं वीडियो पूरी दिखाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ पूरी वीडियो देखना। मैं बीच में बिल्कुल नहीं इंटरप्ट करूंगा, बिल्कुल नहीं कुछ करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि ये वीडियो में अगर मेरे को कुछ ना पसंद है तो मैं तो वैसे करता हूं, अगर ये पूरी क्लिप होती तो फिर मैं करता नहीं। अब ये इंडियन भाइयों ने काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, हैवी डिमांड पे आई है, ये हाईली डिमांडेड वीडियो है। तो आप जिन्होंने नहीं की या जिनको लगता है कि नहीं देखा हुआ, तो आप पूरी वीडियो देखना मेरे साथ मिलके, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड में फिर मैं अपना थोड़ा सा तबसरा करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, मैं वन टेक में ही लेके जाऊंगा। 31.5 मिनट यानी 32 मिनट के आसपास ये वीडियो चलेगी। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना टाइम निकाल के अच्छे तरीके से बैठ के फुल देखना, तो हम भी देखते हैं कि इसमें क्या सीखने को मिलता है हम इस वीडियो से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1970 का दशक। सोवियत संघ के एक प्रोफेशनल प्रोपेगेंडिस्ट यूरी बेज़मेनोव ने यूएसएसआर से डिफेक्ट करके अमेरिका में शरण ली। केजीबी ने पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फैलाने के लिए जो भयावह तरीके इजाद किए थे, बेज़मेनोव ने वो सभी राज दुनिया के सामने खोले। उस प्रोसेस का नाम था आइडियोलॉजिकल सबवर्शन। सबवर्शन की बात दुनिया के सामने भले ही 1970 में आई, पर उन टेक्निक्स का इस्तेमाल विश्व के कई साम्राज्य हजारों सालों से करते आए हैं। ब्रिटिश साम्राज्य भी उनमें से एक था। इस्लामी लुटेरों से कहीं ज्यादा शातिर ब्रिटेन्स ने 200 साल तक भारतीयों को ही अपना एजेंट बनाकर भारत पर शासन किया। लुटेरों के इरादे तो समझ आती हैं, पर ये भारतीय कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया? उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत में इतने ज्ञान और वैभव के रहते हम अचानक इतने कमजोर कैसे पड़ गए? हम दूसरों से नहीं बल्कि अपनों से हारे। जो इतिहास हम सबको बताया गया है, ये वो कहानी नहीं है। ये कहानी है भारत के सच्चे इतिहास की, भारत के आइडियोलॉजिकल सबवर्जन की। स्वतंत्रता आखिरकार क्या ये सच था?
200 साल की वो काली रात आखिरकार खत्म हो गई थी। अंग्रेज जा रहे थे बड़े बड़े जहाजों में भरकर इंग्लैंड के लिए। हमारे चेहरे तो देखने लायक थे। कल वो सुबह होगी जिसके लिए लाखों लड़े। बस कुछ दिन और, फिर सारे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी लोगों को बुलावा आएगा दिल्ली का। सब मिलकर भारत की एक नई कहानी लिखेंगे। अपना देश अब आजाद है, अब क्या फिक्र। पर वो बुलावा कभी नहीं आया। बंद दरवाजों के पीछे न जाने किन किन समझौतों पर साइन किए गए। फिर अचानक से शोर हुआ कि 10 हफ्तों में देश हिंदू मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। जिस सिंधु सरस्वती की गोद में हमारा जन्म हुआ था, कुछ ईसाइयों ने हमसे वो छीन ली। हिंदू मुसलमान एक दूसरे को काट रहे थे, लाशें गिनने वाला कोई नहीं था। मगर अपने नेता क्या कर रहे थे? इन सब ने गोरों को ये करने क्यों दिया? इन सबसे बहुत दूर वॉइसरॉय आवास पर उस शाम शैंपेन खुली। माउंटबेटन ने इंडिया के नाम टोस्ट किया। नेहरू जी ने हंसते हुए जाम उठाया और कहा, टू किंग जॉर्ज द सिक्स्थ। हमें लग रहा था कि 1947 में गोरे साहब चले जाएंगे। हम गलत थे। कुछ साहब ऐसे भी थे जो कभी गए ही नहीं। बात है आज से 1000 साल पहले की। भारत इस्लामिक लुटेरों से जूझ रहा था। सिंध के इस पार भी अब इस्लामिक तानाशाही थी। पैसे जनता से लूटे जाते थे, पर बड़ी जोर जबरदस्ती करनी पड़ती थी। लुटेरे तो मुट्ठी भर ही आए थे, पर करोड़ों जाहिलों को कौन संभाले? आखिर कितने सर काटे जा सकते थे? शेर शाह जैसे अफगानों ने यहीं के लोगों को लेकर शिकदारों की फौज बनाई। हर शिकदार के नीचे सैकड़ों सैनिक। अकबर के समय में ऐसे सैनिक लगभग 44 लाख थे। इनका काम होता था गरीबों की आत्मा में सरकार का डर बनाए रखने का। इन्हीं फौजों में होते थे दरोगा साहिब, जिनके पैरों की आहट से ही भूखी नंगी जनता कांपने लगती थी। अब साहिब शब्द को आप देखें तो साहब किन को कहते थे? ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था, जिसे पैगंबर बोला जाता है इस्लाम का, उसके साथ जो लोग थे जिन्होंने उसे जीवित अवस्था में देखा, ऐसा कहा जाता है कि वो इतने महान थे कि उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, इसलिए वो साहब थे या सहाबा थे। ये जो शब्दावली थी वो आज भी आप देखें चलती है कि दरोगा साहब के पास चले जाओ, दरख्वास्त लेके जाओ। अब जनता के सामने 3 रास्ते, या तो धर्म बदलकर समझौता कर लो, या जिम्मी बनो, या फिर सर कटवाओ। ज्यादातर लोग जिम्मी बनकर रहते थे। गलती चाहे जो करे, सजाएं सामूहिक रूप से दी जाती थी। साहब सुनते ही जिम्मी वाली फीलिंग आती है कि हम आज भी जिम्मी हैं। साहब ने बुलाया तो झुक के जाना है, उनके आगे सलाम करना है। जिम्मी बनकर रहो तो बेइज्जती सही, पर कम से कम जीने को तो मिलेगा। थोड़ा दबकर जी लेंगे, जिजिया दे देंगे, पर जान तो बच जाएगी। सैकड़ों साल जिम्मा उठाते उठाते साहबों का डर हमारे अंदर घर कर गया। हमारी सभ्यता का आत्मविश्वास टूटता गया, जबकि बाकी दुनिया तेजी से आगे निकल गई। राम राज्य जैसे विचार अब जनमानस में बस एक बहुत पुरानी स्मृति भर थे। अब तो बस यही रहता था कि कौन सा लुटेरा जा रहा है और कौन आ रहा है।
रॉय के निधन के बाद उन्हें ईसाई पद्धति से इंग्लैंड में दफनाया गया। There obviously in every society there are people who are against this society. The moment all these movements will be directed in one direction, right? This is the time to catch that movement and to continue it until the movement forces the whole society into collapse, into crisis. अगला निशाना बनी भारत की हजारों सालों से चली आ रही जाति और वर्ण व्यवस्था। जब अंग्रेज भारत में आए तो 500 में से 400 से ज्यादा रियासतें शूद्र राजाओं की थी, पर सबवर्जन करने के लिए दरारों को और गहरा करना जरूरी था। गोरों ने वर्ण और जाति को कास्ट में बदल दिया, जबकि कास्ट एक स्पेनिश पोर्चुगीज कॉन्सेप्ट था, कास्ता, जिसका भारत से कोई लेना देना ही नहीं था। उन्होंने रवांडा में भी कास्ट सिस्टम क्रिएट कर दिया। अब वहाँ तो कोई ब्राह्मण नहीं थे। जब आप अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित 1871 से बाद के सेंसस देखना शुरू करते हैं तो हर सेंसस कमिश्नर को ये एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स थे कि तुमने इनको कास्ट में लिखना है, कास्ट को कैटेगराइज करके लिखना है। और जो लिख रहा है वो अपने आप रिपोर्ट्स भेजता था कि यहाँ के लोग इस कास्ट को नहीं मानते हैं, लेकिन ऊपर बैठा ब्यूरोक्रेट बोलता था कि लिखना, इसलिए यहाँ पर वर्ण को, जाति को, कुल परंपरा को, सबको कास्ट वर्ड में ढाल दिया गया। और आज हम उसी के गुलाम होके ऐसा मान लेते हैं कि हम सदा से ही कास्टिस्ट सोसाइटी रहे हैं। रोमन्स की डिविडे एट इम्पेरा की पॉलिसी को अंग्रेज अच्छी तरह निभा रहे थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को अत्याचारी आर्यन आक्रमणकारी बताकर उन्हीं के सर उस समय की दिक्कतों का दोष मढ़ दिया गया, जबकि इसकी असली वजह कंपनी की लूट और इस्लामिक काल की कुरीतियां थी। समाज के भेदों को और गहरा बनाते हुए मुसलमानों से गोहत्या फिर से जोर शोर से शुरू करवाई गई। 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से कई जातियां जन्मजात अपराधी घोषित हो गई। ऐसी पॉलिसीज और तेजी से घटते संसाधनों के बीच भारत का प्राचीन सामाजिक ढांचा ढहने लगा। Education distract them from learning something which is constructive, pragmatic, efficient. Take away the initiative from people. Take away the responsibility from naturally established links between individuals, group of individuals, and society at large, and replace them with artificially, bureaucratically controlled bodies. विलियम बेंटिक ने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाकर भारतीय शिक्षा और गुरु शिष्य परंपरा का अंत भी शुरू कर दिया। मैकॉले के चलते भारत के लोगों को अब यॉर्कशायर की झुग्गी झोपड़ी वाली शिक्षा लेनी थी। मैदान में युद्ध के बजाय किसी को क्लासरूम में हताश कर देना कहीं अच्छा था। लूट से उजड़ चुका समाज परंपरागत पाठशालाओं को दान कहां से देता। एक एक करके पाठशालाएं और गुरुकुल बंद होने लगे। शिक्षा के बिना आबादी अब केवल अनपढ़ मजदूरों और किसानों का समूह बनकर रह गई। हमें व्हाइट मैन्स बर्डन बुलाया जाता था, अंग्रेजों का बोझ। अंग्रेज मिशनरी गरीब बच्चों को घर से ले जाते और उन्हें कॉन्वेंट्स में रखकर अंग्रेजी तौर तरीके सिखाते। जब ऐसी पढ़ाई करके वो बच्चे कॉन्वेंटों से निकलते तो उन्हें अपने ही माँ बाप, अपना समाज अजनबी लगता और चालाक मिशनरी अपने सगे। पिता की जगह अब फादर ने ले ली थी। जिस देश को पूरे यूरोप ने लूटा, उसके बच्चे बच्चे को विश्वास दिलाया गया कि उनकी संस्कृति पिछड़ी है और लुटेरे क्रिश्चियंस के तौर तरीके वैज्ञानिक। इस तरह धर्म, जाति, समाज और शिक्षा हर स्तर पर भारत की भोली भाली जनता का एक्टिव डिमोरलाइजेशन हुआ। The next stage is destabilization. Dropouts or half-baked intellectuals are now occupying the positions of power in the government, civil service, business, mass media, educational system. You are stuck with them. You cannot get rid of them. They are programmed to think and react to certain stimuli in a certain pattern. संपन्न परिवारों के बच्चे अब पढ़ने लिखने इंग्लैंड जाते, बैरिस्टर और सिविल सर्वेंट बनते। वापस आने पर इन भूरे साहबों के दिल में मैली कुचली जनता के लिए कोई सहानुभूति नहीं बची रहती थी, बल्कि अब तो इन्हें डर लगता था कि ब्लडी विलेजर्स
मालिकों को कहीं ज्यादा गुस्सा न दिला दे, इंप्रेशन चौपट हो जाएगा। You cannot change their mind, even if you expose them to authentic information, even if you prove that white is white and black is black, you still cannot change the basic perception and the logic of behavior. ब्रिटिश राज खुश था। राज के संरक्षण में राजे रजवाड़े भी अय्याशी कर रहे थे, पर सबसे खुश थे भूरे साहब। मालिकों ने ब्लैक डॉग्स को रूल करने का पावर अब उनको जो दे दिया था। जिन एलिट्स ने खुद को प्रूव किया, उन्हें गोरों ने जागीरें, तमगे और सम्मान दिया। किसी को राय बहादुर, किसी को खान बहादुर, तो किसी को नाइटहुड। गांवों में बेलख रही जनता की कौन सुन ले। इंडिया और भारत दो अलग सोच बन गए। इसी सदी में भारत के क्लास डिवाइड की लकीरें हमेशा हमेशा के लिए खिंच गई। आम जनता ने भी अब आस छोड़ दी थी। ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अब कभी भी अस्त होता नहीं दिख रहा था। 1947 तक ब्रिटिश राज के एडमिनिस्ट्रेशन का मेन इंजन था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस काउंसिल में इंडियंस को अनौपचारिक मेंबर्स के रूप में चुना जाता था। देश के सबसे बड़े भूरे साहब, जमींदार, राजकुमार, वकील, मजिस्ट्रेट और व्यापारी इसका हिस्सा बनते थे। जाहिर सी बात है, ये वही लोग होते थे जिनकी वफादारी पर क्राउन को पूरा विश्वास था। We think that subverter is a person who is going to blow up our beautiful bridges. No. Subverter is a student who comes for exchange, a diplomat, an actor, an artist. You have your own person who has studied the oppressor, and because he is an insider to the culture, he perfects it to the extent, to levels that no foreigner can. चालाक ब्रिटन्स बहुत पहले से ये समझते थे कि भारत में उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ब्यूरोक्रेसी की बढ़ती निरंकुशता देखकर एम्पायर को बचाने के लिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस का गठन किया। इरादा था कि हल्के फुल्के रिफॉर्म्स करके 1857 जैसी परिस्थितियां दोबारा बनने से रोका जा सके। इस सेफ्टी नेट के पहले मेंबर्स कौन बने? वही इंपीरियल काउंसिल जैसे भूरे साहब। ह्यूम का डर गलत नहीं था। अंग्रेजों के सबवर्जन से आहत भारत भूमि से अब नई आवाजें उठ रही थीं। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य 1876 में स्वामी दयानंद सरस्वती की कलम से स्वराज का नारा बनकर निकला। स्वराज, भारत भारतीयों के लिए। You need another 20 or 15 years to educate a new generation of patriotically minded and common sense people who would be acting in favor and in the interests of society. ये आग अंदर ही अंदर पूरे देश में फैल रही थी। बाल गंगाधर तिलक, श्री अरविंदो, बिपिन चंद्र पाल जैसे दार्शनिक उभरे। राष्ट्रवादी विद्वानों के स्वदेशी शोध को पढ़कर नई पीढ़ियां डिमोरलाइजेशन से इम्यून होने लगी। भविष्य के महान क्रांतिकारी इसी विचारधारा के प्रभाव में बड़े हुए। समय की करवट को भांपते हुए इंपीरियल काउंसिल के जेंटलमैन अब कांग्रेस में अटेंडेंस बढ़ाने में लगे। आलिशान बंगलों और तबकों की महान बलिदान का प्रचार करके अब भूरे साहब कुर्ता पैजामा पहनकर स्वतंत्रता सेनानी बन गए। On that stage, students are being sent back, or if they were already in the country, which is the object of subversion, they spring to action. The sleepers go up. एक भयानक तूफान उमड़ रहा था। आजादी की लड़ाई में उग्र देशभक्त क्रांतिकारियों के साथ इंपीरियल काउंसिल के भूरे साहब भी घुल मिल गए। अंग्रेजों के लिए भी ये अच्छी खबर थी। They slept for 15 to 20 years. Now they become leaders of groups, preachers, public figures. They actively include themselves in a political process. इनमें सबसे आगे था इलाहाबाद का अत्यंत धनी और प्रभावशाली नेहरू परिवार और उसके संरक्षक मोतीलाल नेहरू।
अंग्रेजियत नेहरू परिवार के खून में थी। 1911 के दिल्ली दरबार में वीआईपी ट्रीटमेंट हो, चाहे सिविल लाइंस की आलीशान पार्टियां, अंग्रेजों ने कभी मोतीलाल को उनके भूरेपन का एहसास नहीं होने दिया। मोतीलाल का नाम किताबों और फिल्मों में महान स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर मिलता है, पर ऐसी कौन सी स्वतंत्रता के लिए वो लड़ रहे थे कि अंग्रेजों कितने चाहते थे। प्रसिद्ध बैरिस्टर मोतीलाल शायद ही कभी किसी क्रांतिकारी का मुकदमा लड़ने के लिए खड़े हुए। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को काकोरी कांड में फांसी की सजा मोतीलाल के रिश्तेदार और मित्र जगत नारायण मुल्ला ने दिलवाई। मोतीलाल जी बेटे के कैरियर से ज्यादा चिंतित थे। बेटे की पढ़ाई खत्म होने के पहले ही मोतीलाल ने बड़ी सफाई से खुद को कांग्रेस का किंग मेकर बना लिया। भारतीय जनमानस के सबवर्जन में अनजाने ही सही, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। Among the lot of freedom fighters who fought for India's independence, Gandhi was identified as the least threatening. Okay, so he turned the entire direction of the freedom struggle. Plus, he had a mass following at all strata of the society. You have to give it to him. He had a mass following which no other leader had. अगर किसी ने गांधी का हिंद स्वराज पढ़ा हो तो वो ऐसी अजीब सी किताब है कि वो उसमें खुद से सवाल पूछे जा रहे हैं, खुद से उसके उत्तर दिए जा रहे हैं। उसमें उनकी अहिंसा की एक बड़ी अजीब सी अवधारणा है, जिसमें ये कहा जाता है कि चोर को मत मारो। क्यों? क्योंकि मान लो तुम्हारा पिता ही तुम्हारे घर में चोरी करने आ जाए तो क्या उसको मारोगे? अब आप इस लॉजिक की कल्पना मैं तो नहीं कर सकता। इस तरह का लॉजिक जो है वो गांधी जी ही दे सकते थे। 1928 में मोतीलाल ने गांधी से सोर्स लगवाकर बेटे जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनवा दिया। यहीं से कांग्रेस में परिवारवाद की परंपरा का शुभारंभ भी हो गया। Gandhi ji described Jawaharlal Nehru as pure as crystal, truthful beyond suspicion, and said, "The nation is safe in his hands." नेहरू एक सच्चे भूरे साहब थे। भारत की जमीनी सच्चाई से मीलों दूर वो फेबियन सोशलिज्म वाले क्रांतिकारी थे। इलाहाबाद और इंग्लैंड में अंग्रेजों के बीच पले बड़े नेहरू गलत समय पर गलत जगह आकर खड़े थे। पापा की पार्टी के अध्यक्ष बनकर वे भारत को पूर्ण स्वराज दिलाने वाले नायक बनने के सपने देख रहे थे, पर शतरंज के प्यादे तो कोई और ही सजा रहा था। एम्पायर के क्राउन का सबसे बड़ा हीरा भारत था। भारत में जब स्वतंत्रता एक निश्चित सच्चाई बनकर उभर रही थी, उसी दौरान अंग्रेजों ने इंपीरियल काउंसिल के एक और भूरे साहब को लंदन में कल्टीवेट किया, मोहम्मद अली जिन्ना। Winston Churchill specifically cultivated Jinnah. I think the India House or one of those institutions in England, they recently released all this correspondence with Jinnah and Churchill, meeting minutes and the correspondence that they had. Jinnah was cultivated specifically by Winston Churchill and some other British leaders. 15 years ago, he did his dirty job and nobody cared. Now he makes it a political issue. He demands recognition, respect, human rights, and he rallies a large group of people. And there are violent clashes between him and police, his group and ordinary people. That is destabilization. Now the root of the Dravidism has been set. The root of the Khalistan has been set. It is a period when the Islamists are thrown more toward the radical Islamic ideas. We see in the 1920s how the people, the Muslims of the southern belt, that is the Muplahs, they were really mobilized to fight for a caliphate, which even the Turkish people didn't want. Then comes the era of the communists in the 1940s when they spoke about the splitting of the various factions wherever there is a Muslim majority. So there were a lot of things which were happening, a lot of movements, a lot of separatist idea which were really brewing more and more in India. जिन्ना और उसके साथियों ने 1945 आते आते भारत की सांप्रदायिक हालात काफी बिगाड़ दिए थे। पूरा देश जल रहा था और कांग्रेस के सभी आंदोलन असफल हो चुके थे। भूरे साहबों ने सही समय पर पाला बदला और नेताजी की प्रसिद्धि की लहर पर चढ़ गए। ब्रिटिश राज ने भूल करते हुए आजाद हिंद फौज के ऑफिसर्स पर देशद्रोह के ट्रायल्स शुरू किए। आजाद हिंद फौज के जवानों के लिए
पूरा देश एकजुट हो गया। सिविल वॉर की आग नेताजी की प्रसिद्धि के आगे फीकी पड़ गई और उल्टा राज ही निशाने पर आ गया। खतरा महसूस करते हुए राज ने जिन्ना को आगे बढ़ाया। अब समय था सबवर्जन के अंतिम चरण का, क्राइसिस। Destabilization process usually leads directly to the process of crisis. It may take only up to 6 weeks to bring a country to the verge of crisis. गांधी ने 1928 की अपनी गलती फिर से दोहराई, जो इस बार पूरे भारत को महंगी पड़ने वाली थी। करोड़ों लोगों के बलिदान से आजादी की लड़ाइयां अब अंतिम चरण में थी। जो भी अब कांग्रेस का अध्यक्ष बनता, आजाद भारत के प्रधानमंत्री का पद भी उसे ही मिलता। और सबके प्रिय नेता थे सरदार पटेल। There were 15 Congress state parties. Out of 15, 12 elected Patel. Not even one gave any vote to Nehru. जनता चाहे बोस को चुने या पटेल को, आगे वो हमेशा नेहरू को ही खड़ा पाती थी। भूरे साहब को द लास्ट इंग्लिश मैन टू रूल इंडिया जो बनना था। The population at large is looking for a savior. Population is sick and tired already. A savior comes and says, I will lead you, who is half-baked intellectual, sometimes graduated from Harvard University or Berkeley. डायरेक्ट एक्शन डे, जिन्ना ने डंके की चोट पर हिंदुओं का नरसंहार किया। पूरा देश सिविल वॉर में धधक उठा। आईबी के डायरेक्टर का लंदन को एक सीक्रेट नोट, द गेम सो फार हैज बीन वेल प्लेड। नेताजी के समर्थन में सशस्त्र सेनाओं का विद्रोह भारत में रह रहे सभी अंग्रेजों के लिए जान का खतरा बन गया। क्लेमेंट एटली ने भारत छोड़ने की तारीख तय कर दी, जून 1948। अमेरिका ने कम्युनिज्म और साम्राज्यवाद को खत्म करने की अपनी नई फॉरेन पॉलिसी की घोषणा की। खरबों के उधार में दबे ब्रिटेन के पास बिग डैडी अमेरिका की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। यूएस और ब्रिटेन का एक नया जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट जन्मा, भारत का पार्टीशन। आनंद फानन में डिकी माउंटबेटन को इंडिया का वॉइसरॉय बनाया गया। उसे एक फाइल मिली जिस पर लिखा था ऑपरेशन मैड हाउस। नेहरू माउंटबेटन से शिमला में मिले। डिकी ने नेहरू को ट्रांसफर ऑफ पावर का पहला प्लान दिखाया, प्रोजेक्ट बाल्कन। भारत के निर्दयी पार्टीशन का प्लान देखकर नेहरू साहब बिल्कुल घबरा गए, पर मशोबरा की वादियों में उनकी खास दोस्त एडवीना ने उनको संभाला और अंत में राजी करवा दिया। He comes back to his country and he thinks that he knows the answer to all the social economical problems. माउंटबेटन ने अचानक घोषित किया कि ट्रांसफर ऑफ पावर जून 1948 की बजाय 15 अगस्त 1947 को ही हो जाएगा। बस 10 हफ्तों में सब भौचक्के थे। उसी दिन शाम को भारत का विभाजन रेडियो पर अनाउंस हुआ। मुसलमान और हिंदुओं में दंगे शुरू हो गए। स्वतंत्रता संग्राम का सबवर्जन साहिबों को माध्यम बनाकर अब पूरा हो गया था। So we have two alternatives here. Civil war and invasion. सिविल वॉर शुरू होने के कुछ घंटे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने शैंपेन खोली और इंडिया के नाम टोस्ट किया। नेहरू साहब ने जाम उठाया और कहा टू किंग जॉर्ज VI। The time bomb is ticking. With every second, the disaster is coming closer and closer. आधी रात को अचानक से दिल्ली में ढोल ताशों का शोर हुआ। घर में खुशी से उछल रही अपनी बेटी को देख वॉइसरॉय के एडवाइजर वीपी मेनन ने आह भरते हुए कहा, हम सबके सबसे डरावने सपने तो अब सच होने वाले हैं।
तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। आप लोगों ने देखा, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। कुछ ऐसे सच है इसमें, कड़वे सच है, जो कि आज हम निगलने से निगल नहीं सकते, लेकिन जो सच है वो सच ही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो सिचुएशन थी, हाँ उसमें जो गांधी फैमिली या फिर नेहरू या फिर जिन्ना मिन्ना टिन्ना जो भी थे, ठीक है, इन्होंने अपने मतलब की खातिर हमारे इतने हिंदुस्तानी भाइयों को मरवा दिया। और ये चाहते तो ये पार्टीशन भी रुक सकती थी, ये पार्टीशन नहीं हो सकती थी, ठीक है। तो अपने मजे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए ये सारा काम हुआ है। मैं थैंक यू बोलूँगा। देखो सबका अपनी अपनी सोच है। मुझे अच्छा लगा, मैं ये वीडियो देख के मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी डीपली और इतनी अच्छी बातें, और वो भी 1000 ईयर से शुरू करेंगे। तो लूटा तो हिंदुस्तान को बहुत कुछ है। इतिहास हमें सिखाता है, ठीक है, कि कैसे फ्यूचर बनाना है। हम प्रेजेंट में रहते हैं, इतिहास से हम सीख के फ्यूचर बनाते हैं प्रेजेंट में देख के कि हमें क्या हुआ था, कैसे करना है। तो बहुत गलत हुआ, मैं इसके अगेंस्ट ही रहूँगा। लेकिन अब क्योंकि हमें मूव ऑन होना है, तो जो चीज़ें हो चुकी हैं अब उसको तो हम बदल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हम एक चीज़ जरूर बदल सकते हैं, अपने आप को जरूर बदल सकते हैं। ये जो भूरे साहबों ने हमें बर्बाद किया है, बांग्लादेश लग हुआ, पाकिस्तान लग बनवाया, तो ये सब इनकी मिली भगत थी। सिर्फ अपनी ऐश प्रस्ती के लिए, अपने चीज़ों के लिए इन्होंने ये सब किया। मेरे को बहुत अपने विचार अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं थम्स अप करता हूँ जिन भाइयों ने मेरे को ये रिकमेंड की और जिन्होंने ये वीडियो मेरे को करने के लिए बोला, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आई होप कि आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। अब मैं समझ गया हूँ कि अगर मेरे को बहुत ज़्यादा बंदे डीएम करें ना, तो वह वो वीडियो आंखें बंद करके भी मैं उन पे रिएक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं नहीं करता था, लेकिन थोड़ा सा दिल अभी मैं इतना रिएक्ट वो नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इतना खुशी से या बोलूँ या कुछ करूँ, क्योंकि यार ये चीज़ें चुभती हैं। हिस्ट्री हमारी बहुत ज़्यादा बिटर है, बहुत बिटरनेस रही है हमारी हिस्ट्री में। जब से ये मुगलों ने मुसलमानों ने यहाँ पे एंट्री किया ना, उसके बाद तो हमारी बिटरनेस आज तक चलती रही है। लेकिन मैं आपसे यही चाहता हूँ, जो हो गया सो हो गया, अब हमें मूव ऑन करना है और हमें उसी लोगों को अब दिखाना है कि हम भारत हैं, हम एकजुट हैं और हम दिखाएंगे अब तुम लोगों को दुनिया पे राज करके, ठीक है। लेकिन हम वो वाला राज नहीं करेंगे कि किसी को मार दिया, काट दिया, कन्वर्ट कर दिया या किसी का शोषण किया, वो नहीं। हमें राज करना है राजों की तरह, ठीक है। हमें दिखाना है कि हम किसी से छोटे नहीं हैं, ठीक है। हम अपने हाथ जोड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके नीचे हैं या आपके ऊपर हैं। हम सिर्फ आपको झुक के इसलिए प्रणाम करते हैं कि हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो बहुत अच्छी वीडियो थी। आई होप आपको सब लोगों को बहुत अच्छी वीडियो लगी। अपने विचार जो है वो कमेंट में हमें जरूर बताना। आप एग्री भी कर सकते हो मेरे विचारों से, डिसएग्री भी कर सकते हो, ठीक है। जो आपके विचार है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं जरूर रीड करूँगा। तो यहाँ तक थी वीडियो। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और ये वीडियो जो है ना वो सबके पास शेयर जरूर करना, ताकि लोगों के आँख कान नाक खोल सके। हमें हिस्ट्री में से जिनको कुछ चीज़ें नहीं पता थी, मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें जो नहीं पता थी वो मुझे न्यू पता चली हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर हिंदुस्तानी को अपनी ट्रू हिस्ट्री पता हो। जिसको अपना इतिहास पता होगा वो अपना फ्यूचर सही तरीके से बना पाएगा। तो प्लीज़ जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओ। नेशन फर्स्ट के ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसमें हमें अपने देश को एकजुट करना है और 5th जनरेशन वॉरफेयर में पाकिस्तानियों के दांत खट्टे करने हैं। उससे तो नफरत ही है, बाकी उसका मैं बात नहीं करना चाहता था। जिन्ना मिना टिन्ना जो हमारे साहब थे, ठीक है, भूरे साहब, जिन्होंने अपने बंदे डाल के 30, 40, 35 साल राज किया और फिर भी हम वही रहे। लेकिन आज हम चेंज हो गए हैं और ये भाई लोग मैं चाहता हूँ कि चेंज होते रहना। तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।